नमस्कार साथियों। आज का दिन हमारे पार्टी के लिए कहीं खुशी कहीं गम का दिन रहा है। इसके बारे में विस्तार से पहले मेरे साथी पवन खेरा जी आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद में मैं कुछ कहूँगा और उसके बाद में आपके सवाल लेंगे। पवन खेरा जी। थैंक यू जयराम जी। नमस्कार साथियों। सबसे पहले वायनाड में हमारी बहुत ज़बरदस्त जीत लोकसभा इलेक्शन में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की ज़बरदस्त जीत हुई। कर्नाटका बाई इलेक्शंस में 3 में से 3 कांग्रेस के झोली में आए। वहीं मध्य प्रदेश में किसी को बीजेपी तोड़ के ले गई, हमारे यहाँ से बाई इलेक्शन होना पड़ा और बीजेपी उस सीट पर हार गई। हम वहाँ जीते, 2 में से 1 हमारे झोली में आई। ठीक वैसे ही पंजाब, राजस्थान, केरला में हम बाई इलेक्शंस में, अभी काउंटिंग कई जगह खत्म नहीं हुई है तो मैं आपको पूरे आंकड़े नहीं दे रहा, लेकिन इस तरह से हमारी झोली में 1 सीट, कहीं 2 सीट ऐसे आई। झारखंड में जहां एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी इलाकों में की, हेमंता बिस्वा शर्मा उनके पोस्टर बॉय बने। पोस्टर बॉय ने वहां कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां एक ऐसी लैबोरेटरी बनाने की कोशिश की और उनको लगा कि वो सफल होंगे, जहां योगी आदित्यनाथ जी पोस्टर बॉय नंबर 2 बनकर आए और ऐसे ऐसे नारे नंबर 2 बनकर आए और ऐसे ऐसे नारे झारखंड में दिए और ऐसे मंदबुद्धि तरीके से वो कैंपेन चलाया गया कि अपनी ही सरकार, अपनी ही केंद्र सरकार के विरोध में नारे दिए गए कि साहब घुसपैठिए घुस गए, 10 साल से आप सरकार में हैं, झारखंड का तो किसी और देश से बॉर्डर भी नहीं है, लेकिन घुसपैठिए आ गए। तो क्या आदित्यनाथ जी राजनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अमित शाह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे? आजकल सुना है आपस में सबकी बड़ी तनी हुई है। कौन क्या कर रहा था नहीं मालूम। झारखंड के लोगों ने इस तरह की राजनीति को सिरे से ठुकराया और एक काम करने वाली सरकार को फिर से जिताया, अच्छे बहुमत से जिताया। आप में से कई साथी बड़े चिंतित थे, साहब कांग्रेस तो सिंगल डिजिट में रहेगी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और चिंता आपकी मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस ने अपनी परफॉर्मेंस वहां बहुत अच्छी तरह से आपके सामने रखी, आपको दिखी। झारखंड में जीत तो अपने आप में खुशी देती है, लेकिन झारखंड में इस तरह की राजनीति हारी, इस बात की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस राजनीति का अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था। अब आते हैं हम महाराष्ट्र पे, क्योंकि आप लोग झारखंड कम दिखा रहे हो आज टीवी पे। मैं देख रहा था सुबह से, पता नहीं क्यों, जैसे झारखंड मणिपुर की तरह हिंदुस्तान से बाहर चला गया हो, इसलिए झारखंड पे थोड़ा ज्यादा बोलना चाह रहा था मैं। महाराष्ट्र में जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था। वो इलेक्शन मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? हरियाणा में भी यही पैटर्न था। जिस हरियाणा ने लोकसभा में मोदी जी को हराया, वो हरियाणा बीजेपी में विधानसभा में जिता देता है बीजेपी को। तो क्या मोदी जी के खिलाफ एक माहौल था इन राज्यों में, या बनता जा रहा है हर राज्य में? यह बात आपको कहीं टीवी पे चर्चाओं में नहीं सुनाई देगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है
कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। यह स्ट्राइक रेट संभव है क्या? अगर यह स्ट्राइक रेट संभव है तो क्या मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि उनके नाम के चुनाव अब वो हारनी शुरू हो गई पार्टी उनकी? ये सोचने की बात है। खैर, ये उनके लिए है चिंता का विषय। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? तो लोकसभा में क्या हो गया था? हमने लगातार शिकायतें करी। बीजेपी की एक महिला नेत्री के घर से चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। इसलिए इस पे सवाल, हम जीतें या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए यह बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे। और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे। आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता, जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, पुणे वाला। लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से। हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। शेरो शायरी जरूर आई, वो भी बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार, हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि, हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है? जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? रोज हर चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कहीं ना कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों। कोई जवाब नहीं। क्या चुप्पी से चुनाव आयोग, अपने आप को रात की नींद कैसे आती होगी इन लोग?
चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें इस देश में पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हम अपनी भी मानते हैं। मैं जयराम रमेश जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। पहले तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे देश के लिए एक नया रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन दिया है। ध्रुवीकरण की राजनीति को निर्णायक तरीके से उन्होंने ठुकराया है। क्या क्या नहीं कहे गए चुनावी अभियान के समय। हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा। और सारा चुनाव झारखंड में सिर्फ एक मुद्दे और एक शब्द पर लड़ा गया, और वो है घुसपैठी। भय पैदा करने की खूब प्रयास की गई, पर एक निर्णायक तरीके से झारखंड की जनता ने अपना जवाब दिया है। हम जनता को बधाई देते हैं, और मैं समझता हूं ये सारे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को हराया जा सकता है, और हम हराकर ही रहेंगे। महाराष्ट्र के बारे में जैसा कि पवन खेरा जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि टारगेटेड तरीके से निशाना बनाकर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो बार बार चुनाव आयोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ा गया है, जानबूझकर निशाना बनाकर टारगेटेड तरीके से ये लेवल प्लेइंग फील्ड महाराष्ट्र में बिगाड़ा गया। चुनाव के नतीजे आए हैं, ये अप्रत्याशित हैं हमारे लिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे हमारे लिए अप्रत्याशित हैं, हमारे लिए अति आश्चर्यपूर्ण, और मैं समझता हूं ये भी कहा जा सकता है ये अकथनीय है। इसका कोई समझने की कोशिश करेगा वो समझने नहीं पाएगा। कई लोग विश्लेषण कर रहे हैं सुबह से, विकास की जीत हुई है। अकथनीय मीन्स इनएक्सप्लिकेबल। सुबह से विश्लेषण चल रहा है कि विकास की जीत हुई है, और एक एनसीपी अजीत पवार के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो फेक नैरेटिव था लोकसभा के चुनाव के समय, उसको महाराष्ट्र की जनता ने ठुकराया है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि जो हमारा लोकसभा चुनाव में जो एजेंडा था, जो हमने मुद्दे उठाए थे, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण, संविधान की सुरक्षा, जाति जनगणना, और ये जो मोडानी घोटाले हैं, ये मुद्दे आज भी उतना महत्व रखते हैं और रखेंगे जब लोकसभा चुनाव के समय हमने उठाया था, हमारे नेताओं ने उठाया था।
कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया था, राहुल जी ने उठाया था। जाति जनगणना, 50% आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, मुडानी घोटाला, ये सब मुद्दे रहेंगे। और हम समझते हैं महाराष्ट्र की जनता ने इसको ठुकराया नहीं है। कैसे ये नतीजा आया है, इस पर जरूर हम और जांच करेंगे, इसका विश्लेषण होगा, ये स्वाभाविक है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि जो जीता है उनको भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हमको तो पहले से ही हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें जनादेश मिलेगा, जनता हमारे साथ है, महाराष्ट्र के किसान नाराज हैं, महाराष्ट्र के जो वर्किंग क्लास है उसके सरकार के खिलाफ है। और एक माहौल जो था महाराष्ट्र में 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो आज भी वही माहौल है, ये हम मानकर चल रहे थे और सभी लोगों का ये मानना था। पर जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल इसके विपरीत हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि हम हमारे एजेंडे से पीछे हटेंगे। जो हम मुद्दे उठाए थे महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त, प्रचार के वक्त, हम संसद के अंदर, संसद के बाहर, महाराष्ट्र में जो हमारे नेता जीते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में और वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों के आधार पर संगठन को हम पुनर्जीवित करेंगे। धक्का मिला है, ये बिल्कुल जरूरी है, पर ये धक्का दिया गया है। कोई षड्यंत्र है कहीं भी हमें हराने का। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हमारे लिए कहीं खुशी है, कहीं गम भी है, कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं। पर एक बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी की एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जो सामाजिक मुद्दे हमने उठाए हैं हम उठाते रहेंगे, जो आर्थिक मुद्दे हम उठा रहे हैं हम उठाते रहेंगे। मुडानी का मसला रहेगा, जाति जनगणना की मांग हम करते रहेंगे, संविधान की सुरक्षा के बारे में जो कदम उठाने हैं हम उठाते रहेंगे, उसका जिक्र हम करते रहेंगे। पर पूरा विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अजीब सा नतीजा आया है महाराष्ट्र में, बिल्कुल अजीब, इसका और मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल अजीब है, समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए हमने जीता, इसके कारण हम जीते। अभी अभी मैंने देखा प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास की जीत है। तो ये सब मैं समझता हूं ये इनको जो ज्ञान आई है चुनाव के नतीजे के बाद, ये भाषा नहीं थी चुनाव के नतीजे के पहले। तो ये एक टारगेटेड निशाना बनाकर ये नतीजा निकाला गया है। पर हमारा हौसला कमज़ोर नहीं हुआ है। हम हारे हैं ज़रूर, पर हार जीत होती रहती है। हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, जनता की मुद्दे उठाते रहेंगे। और संगठन में जो और मजबूती से हमें काम करना है, महाराष्ट्र में खास तौर से जो कदम उठाने हैं, मैं समझता हूँ अगले कुछ दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के जो नेता हैं उनके बीच में बातचीत होगी और जो कदम उठाने हैं उठाते रहेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो अभी जयराम सर। हाँ जी, नहीं एक मिनट जी, इस साइड से, क्योंकि आलोचना होती है कि हमें हाँ, yes sir. राइट विंग Sir, दक्षिण yeah, sir.
So my question is that there is an allegation, there is a statement that is coming in from the TMC saying that in every election, the TMC tries to block the BJP, and now at the national level, it is not Congress but the TMC that should in fact be appreciated and should be pushed forward to defeat BJP. How does the Congress sees this statement? We are discussing Jharkhand and Maharashtra. To the best of my knowledge, TMC is not a player in either of these two states. But they should be the player now is what the... We are discussing, I don't want to discuss issues that are not of great relevance to the issue that we are discussing, which is the election results. अच्छा जयराम जी, अभी आप लोगों ने कहा कि झारखंड में ध्रुवीकरण की राजनीति हारी है, लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस भी यही बात कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी और वहां वो इसलिए हारी है. कौन कर रहा था? थोड़ा कंफ्यूजन है. नहीं, अब मुझे नहीं लगता देश में किसी को भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है. 75-76 साल में अगर 54 साल 7 महीने हम सरकार में रहे हैं तो कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि ध्रुवीकरण करके तो नहीं रहे होंगे. सबका वोट मिलता है तभी हम जीते. और जैसा कि जयराम जी ने कहा, हमारा जो समावेशी जो हमारी विचारधारा है और समावेशी नीतियां हैं, उससे कतई कोई समझौता नहीं होगा. वैसे मैं आपको बता दूं कि धारावी में कांग्रेस 24,000 वोटों से जीती है. अगर किसी को बहुत खुशी हो रही होगी कि हमारा धारावी का प्रोजेक्ट हो जाएगा अब तो मैं बता दूं धारावी के लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से जवाब दे दिया. सर अब पूछ लो. मैं ये भी कहूँगा कि अगर जातिगत जनगणना की मांग को ध्रुवीकरण के साथ जोड़ा जाता है, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है. जब हम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, ज़्यादातर हम धर्म के आधार पर जो समाज को बांटा जा रहा है, ध्रुवीकरण करने की प्रयास की जा रही है धर्म के आधार पर. और जो आलोचना की जा रही है कि जब हमारे नेता, खास तौर से राहुल जी, कांग्रेस अध्यक्ष जी, जाति जनगणना की बात उठाते हैं, वो समाज का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ ये सही है. ये मैं समझता हूँ संविधान का अपमान है, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान है कि जाति का जनगणना की मांग को ध्रुवीकरण से जोड़ा जा रहा है. सर अब पूछ लो. सर जयराम सर इधर से भी. एक मिनट आना, धीरे धीरे वहां धीरे धीरे लेफ्ट वर्ड राइट से सेंटर. You have, attacked no less than the Election Commission on electoral rolls. You have said various other acts of omission and commission on the Election Commission. Who stopped you from raising these issues, taking it up if the referee was not fair? What did you do, and why are you now blaming it after the entire match is over, that the referee is wrong? Well, during the match also, we kept approaching the election commission. Wait, just a minute, I know what you're saying. So we kept raising this issue. Mind you, my friend, I know you belong to a particular channel, but I'll still say it in response to your question. Just as nobody believed us when we spoke about Mr. Gautam Adani, now that the DOJ, now everybody is barring one channel, everybody is talking about it. Similarly, a day will come when all that is happening in the name of elections in this country will be exposed. And I hope that day comes sooner than later. यही सवाल था. We made numerous complaints to the Election Commission during the campaign. Okay? So it's not true to say that we did not approach the Election Commission. But I think, this word that I keep hearing, that the BJP won Maharashtra because of micromanagement. This word micromanagement is a euphemism. It's a nice way of saying ground level manipulation. Micromanagement is equal to ground level manipulation. And this is exactly what has happened. Targeted. Each one of our leaders
has been targeted. People who have been winning election after election after election, against whom there has not been any question mark. Models of integrity, models of efficiency, people who have been senior ministers, former chief minister. It's a targeted manipulation. So this micromanagement, you can say it's micromanagement, but at the ground level what is happening, and the administration is theirs. The administrative machinery is controlled by them, by the BJP in Maharashtra. And the BJP stakes in Maharashtra are the maximum. There is no state in India where the stakes of the BJP is as much as it is in Maharashtra. Not only the stake of the BJP, but also the stake of the BJP and the PM's favorite business group. कहने का मतलब ये है, हिंदी में भी बता दूं, कि जो नगर सेठ हैं उनके भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुंबई में ही है। पवन जी, मेरा भी सवाल वही था कि ये पब्लिक मैंडेट नहीं, अगर मैनिपुलेटेड मैंडेट है महाराष्ट्र के संदर्भ में और ज्यूरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इसको कुछ लोग थ्योरी ऑफ लिमिटेड डेमोक्रेसी भी कह रहे हैं, तो कब तक जो विपक्षी पार्टियां हैं चुनाव के परिणाम के बाद इसका विश्लेषण करेंगी? क्या वक्त आ गया है कि विपक्षी पार्टियां अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ये तय करे कि अगर ये फ्लॉड सिस्टम है तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है? आपका सुझाव अच्छा है, चर्चा करेंगे इस सुझाव पर। सर जयराम सर इधर से मौका दे दीजिए। लेफ्ट। ये मैं आपको एक जवाब दूंगा। ये लॉ जो हो गया है ना, फ्लॉ बन गया है। और सही जवाब आपने उठाया। सारे विपक्ष पार्टियों को एक होकर एक आवाज में अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा, हम इंडिया जनबंधन के पार्टियों ने लगातार 10-11 महीने तक हमने कोशिश की इलेक्शन आयोग से मिलने की, वीवीपैट के मसले पर। हमें समय नहीं मिला, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हमने एक दस्तावेज भी सौंपा इलेक्शन कमीशन को, पर कभी इस मामले पर हमें मौका नहीं दिया गया। तो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चुनाव हम लड़ते रहेंगे। कभी जीतेंगे जहां लेवल प्लेइंग फील्ड है, और कभी हारेंगे जहां टारगेटेड निशाना बनाया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़े। जैसा कि अभी सबसे लेटेस्ट इसका नमूना मिसाल है महाराष्ट्र। हाँ जी सर, जयराम सर, लेफ्ट, आई कम बैक। हेलो सर यही जो सवाल सर, आपसे पिछले सर। 2 किए गए हैं। जी सर, शुक्रिया। सर यही जो सवाल आपसे पिछले 2 किए गए हैं, आपने हरियाणा के नतीजों को तंत्र की जीत बताया था, आज महाराष्ट्र के नतीजों को षड्यंत्र बताया है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोग निर्णायक तौर पर इस षड्यंत्र, तथा कथित षड्यंत्र जो आप कह रहे हैं, इसके खिलाफ निर्णायक तौर पर आप लोग क्या करने वाले हैं? आपकी क्या रणनीति है, या सिर्फ ये एक रस्म है जो आप रिएक्शन दे करके हर बार हरियाणा के बाद छोड़ दिया, आज आप महाराष्ट्र के बाद छोड़ दे रहे हैं? और हमने देखा कि राहुल गांधी वायनाड में ज्यादा सभाएं कर रहे थे, जबकि वो एक उपचुनाव था और नतीजे भी लगभग स्पष्ट थे चुनाव वोटिंग से पहले ही, लेकिन महाराष्ट्र पर उनका फोकस कम था। उन्होंने वायनाड में ज्यादा सभाएं की, महाराष्ट्र पर कम सभाएं की। इसका क्या स्पष्टीकरण है कांग्रेस के पास? क्या इसकी वजह से ये नहीं लगता कि आंकड़े खराब गंभीरता की हैं? कमी थी? झारखंड में कम से कम 4 बार तो मुझे याद है कि राहुल जी की विजिट झारखंड में हुई थी। नहीं, मैं कर रहा हूं, महाराष्ट्र में भी लगातार उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले से शुरू किया। ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि वहां गए यहां नहीं गए, ये मुझे लगता है एक गलत आंकलन है। नंबर 1 जो आपका सवाल था कि हम मुद्दा ये चुनाव की पारदर्शिता का उठाते हैं और छोड़ देते हैं, हमारा जो तपस्या है, पहली तपस्या मीडिया से है। आप जिसको मास्टर स्ट्रोक की उपाधि देते हैं, उस पर थोड़ा सवालिया निशान भी लगाना शुरू कीजिए। जैसे जयराम जी कह रहे थे माइक्रो मैनेजमेंट, ये क्या मुद्दा है, ये क्या है माइक्रो मैनेजमेंट? इसको आप भी जरा थोड़ा, आप लोगों की भी इसमें सहायता चाहिए होगी हमें। मैं तो खुलकर आपसे ये मांग रहा हूं कि आपकी सहायता चाहिए होगी। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, उतनी ही आपकी भी है। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, तो इसमें थोड़ा एक कदम अब आप भी बढ़ाइए तो उचित रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। सर, आप ही के सवाल है ना? सर
जैसे पिछली बार आपने हरियाणा के बहुत सारे उम्मीदवारों ने, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आपसे शिकायत की कि ईवीएम की काउंटिंग में गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में आपके जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी या जो अलायंस के उम्मीदवार है, क्या उनकी तरफ से कोई बड़ी संख्या में ऐसी कोई शिकायत आई है, या आप पॉलिटिकल रिव्यू करेंगे हार का या टेक्निकल रिव्यू करेंगे? जैसा अभी आपको बताया, ईवीएम जिम्मेदार है इस बार हार के लिए। जैसा अभी आपको बताया कि इलेक्टोरल रोल्स, वोटर्स लिस्ट, उसकी शिकायत तो आज से 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले कर दी थी, जवाब नहीं आया। ऐसे ही हमारी जितने भी गठबंधन के हम सदस्य हैं, सब अपना अपना विश्लेषण करके अभी तो रिजल्ट आ ही रहे हैं, जो भी होगा वो आपसे भी साझा करेंगे और चुनाव आयोग तक भी जाएंगे, और जो भी हथियार हमें अपने बदलने होंगे तो बदलेंगे भी। सर आपका सर शिकायतें आ रही हैं, मैं सीधा जवाब दूंगा। शिकायतें आ रही हैं, अभी और वक्त लगेगा। आपको याद होगा हरियाणा में जब नतीजे निकले थे 8 तारीख को, करीब 1.5 दिन लगे थे सारे शिकायत आने में, और हम चुनाव आयोग को गए। तो ये शिकायतें आ रही हैं, 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आने शुरू हो गया है हमारे सेंट्रल वॉर रूम में, और कल तक मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे पाऊंगा किन किन सीटों में, कितने सीटों पे शिकायत आई हैं। पर शिकायतें ज़रूर आ रही हैं। सर आपके एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में भी सीडब्ल्यूसी के आप लोगों ने कहा था कि बैलेट पर जाने को लेकर के आप लोग जो है उस पर एक काम करेंगे। क्या अब कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों को लामबंद करेगी? क्योंकि अगर आप मानते हैं कि टारगेटेड तरीके से नतीजे आते हैं, तो कब तक आप हारने के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे? इस पे एक आम सहमति बनानी आवश्यक है तमाम विपक्षी दलों के बीच में। आप सबके साथ भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, सबको मिलकर इसमें एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। हमारा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग वैसा नहीं है जैसा मोदी जी का है कि जो मन में आया कर दिया, रात को 12 बजे ताली बजाई, नोट बंद, ऐसे सब नहीं कर सकते हम लोग। तो हम आम सहमति बनाने की दिशा में ही ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। जब हम सवाल उठाते हैं तो इसीलिए उठाते हैं कि इन मुद्दों पर भी डिबेट हो, लोगों के बीच में चर्चा हो, मीडिया में संवाद हो, आपस में हम सबका भी इसमें चर्चा हो, तब जाकर कोई एक निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे। सर मेरा सवाल, आपने मास्टर स्ट्रोक की बात की, तो इस चुनाव में देखा जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक चल रहा है, मैया योजना, बहन योजना, इससे पहले महतारी योजना। आपको लगता है कि इसकी काट आप ढूंढ पाएंगे? ये भी मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इसका फायदा आपके अलायंस को भी हुआ है। हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र में अब कोई बहानेबाजी ना हो, जैसे कि ये योजना की घोषणा करने के बाद ही चुनाव आयोग से ही रुकवा दी गई। जो मोदी युक्त महंगाई है, उस महंगाई की काट वेलफेयर में है और उसकी आवश्यकता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ना हम डिबेट इस पे कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये अस्वाभाविक है, अप्रत्याशित है कि 148 सीटों में से 132 सीटें उस पार्टी को मिल रही हैं जिसको 4 महीने पहले मोदी जी के नाम पे ठुकराया गया। जिस जनता ने, वही जनता उनको अब इतना ज्यादा दे रही है। तो ये मोदी जी के लिए भी चिंता का विषय है और बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय। सर, एक नारा दिया गया, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। को लगता है इसका इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने जब ट्वीट किया है नतीजों को लेकर, उसमें भी उन्होंने इन दोनों नारों का जिक्र किया। को लगता है कि इम्पैक्ट हुआ महाराष्ट्र चुनाव? जिस व्यक्ति ने ये नारा दिया वो बीच प्रचार के छोड़ के चले गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि इन नारों का इस देश पे कोई प्रभाव पड़ता है। ये नारे चलाए जाते हैं, फिर ये तथाकथित, जैसा कि सर ने कहा, माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है, तथाकथित माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है। अगर ये नारा चलना होता तो झारखंड में भी चलता, जहां इन्होंने सबसे ज्यादा, आदित्यनाथ जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस तरह की बातें बहुत की थी। तो ये मैं नहीं मानता, और हम सबको इस देश की आत्मा पर भरोसा है कि इस देश की आत्मा इस तरह से बांटी नहीं जा सकती। ये वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई थी, 79 सीट्स में घपला किया गया था, वोट फॉर डेमोक्रेसी। फिर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पर भी उनकी रिपोर्ट आई, उसके बाद एडीआर की भी रिपोर्ट आई थी। लेकिन आपने एक फॉर्मल एक ब्रीफिंग की थी वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट पर जब आई थी, उसके बाद आपने इसको सीरियसली लिया नहीं। अब आप उसका नतीजा भुगत रहे हैं, ऐसा लगता है सर। सवाल क्या? सवाल यही है कि वो रिपोर्ट को जो है आपने सीरियसली लिया नहीं। जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सब गड़बड़ जो किया है,
वो जो सीटें हैं 79 सीट्स वगैरह का जो था मामला। नहीं तो आपकी ऑब्जर्वेशन है, इसमें सवाल अभी भी मेरी नहीं मिला। ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी की तरफ से जब आप आज ये अगर हम करें, बार बार शिकायत ये कर मुद्दा रहे उठा रहे जी। हैं, चुनाव के पहले भी उठा रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग में भी जा रहे हैं, लगातार आपसे भी इस तरह की बातें चर्चाएं कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि इस पे एक आम सहमति बनाई जा सके, एक प्रेशर सरकार पर आ सके, चुनाव आयोग पर आ सके, सोता हुआ जमीर उनका जाग सके। Sir, some of your Maharashtra Congress leaders have also expressed a concern that. एक मिनट। जब मैंने कहा कि जो हम मुद्दे उठा रहे हैं हम उठाते रहेंगे, उसमें मैं मणिपुर भी जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा जाति जनगणना, संविधान की सुरक्षा, 50% आरक्षण की सीमा, मोदानी, मणिपुर भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो महाराष्ट्र के नतीजे से अचानक उड़ नहीं गया, कहीं बाहर निकल नहीं गया है। तो ये मानना कि जो मुद्दे हम उठाए थे महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त, अभियान के वक्त, वो मुद्दे अभी नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। ये मुद्दे हैं और ये मुद्दे रहेंगे। Sir, a concern has been raised that during the seat sharing formula when it was getting decided, the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena was quite aggressive about it, and they have got those particular seats where the Congress party was having a stronghold. Do you also believe that there were some mistakes which have happened at that point of time, and that is one of the reason why the Congress party is not being able to perform well? See, I don't believe in instant analysis, okay? Only coffee can be instant, and analysis cannot be instant. So everybody has theories. I'm sure when the state level leaders will speak to the Congress President this afternoon had a word with the General Secretary concerned of Maharashtra, Mr. Ramesh Chanitala, and I'm sure in the next 24 hours, 36 hours, there will be a meeting where all these issues will be discussed. But you know, it's very easy to be wise after the event. The fact is, we had an alliance. We had three-party alliance. We had seat sharing. There were differences which were resolved. We fought unitedly. But we were up against a machine which was manipulating on the ground. We were up against a machine that had targeted, deliberately targeted, seat after seat after seat. I can tell you, I don't want to take any names, but total non-entities have won from the BJP. Total non-entities. But you, 1 minute, let me finish. Total non-entities have won. And senior Congress leaders, senior NCP leaders, senior Shiv Sena UBT leaders have been targeted. So I think this is targeted defeat. Target and defeat, and then call it micromanagement. Sir, That it cannot be across the board that you can target just like that. There has to be, that means you should have gone to the Supreme Court against whatever. It is targeting, they have targeted every seat that the BJP is contesting. That is what they have targeted. They have targeted 148 seats. सर, आप मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल शायद कभी भी पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में तालिबानी सजा दी जाती है, बीच चौराहे पर दी जाती है महिलाओं को, और साथ ही चुनाव में देखिए कई सारे ऐसे ईवीएम की बात हो या फिर हिंसा हो, लगातार हिंसा की चीजें दी जाती हैं। मुद्दे को उठाने का हम उठाएंगे। नहीं, वहाँ भी ईवीएम का मुद्दा होता है, मणिपुर का मसला है। अब मणिपुर के मुद्दे हम उठाते रहेंगे और परसों से हर राज्य का उठाइए ना, आप तो राष्ट्रीय स्तर के पार्टी। सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उसमें भी हम ये मुद्दे उठाएंगे। मोदानी का मुद्दा उठाएंगे, मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, महंगाई का मुद्दा उठाएंगे, और हम उठाते रहेंगे, और जब पश्चिम बंगाल का वक्त आएगा हम उठाएंगे। जयराम सर, इस साइड, दिस साइड सर, ऑन योर लेफ्ट। सर, आप कांग्रेस का ऑफिशियली अब स्टैंड क्या है ईवीएम को लेके? क्योंकि आप हरियाणा के बाद भी ईवीएम में कोई फॉल्ट है, आप अभी कहते हैं। दूसरी चीज ये, 2018 के प्लेनरी सेशन में आपके पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आपने ये बात कही कि बैलेट पेपर पर हमें वापस जाना चाहिए।
तो अब क्या आप उस आपको लगता है कि उस चीज के ऊपर आप दोबारा वापस आएंगे या आप इसी बात पे लगता है कि ईवीएम कोई भी राजनीतिक दल एक लोकतंत्र में बंद कमरे में बैठकर स्टैंड नहीं ले सकता, न लेना चाहिए। आम सहमति बनाकर निर्णय लिए जाते हैं। आम सहमति बनाने की प्रक्रिया यही होती है कि आपसे भी चर्चा करना, सिविल सोसाइटी से चर्चा करना, आपस में बाकी विपक्षी दलों से चर्चा करना, लगातार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर देखना कि वो जाग भी रहे हैं, क्या वो सजग हैं जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उन पर। उसके बाद जब वो दरवाजे नहीं खुलते तब लोगों के बीच में जाना। ये आसान सफर नहीं होता, ये संघर्ष आसान नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता कि आज निर्णय ले लिया और कल लागू हो गया। इसमें समय लगता है और समय लगेगा। ये सिर्फ मशीन का मामला नहीं है, ये प्रक्रिया की मामला। प्रक्रिया में मैनिपुलेशन हो रहा है। सर, दिस इज सुचंद्रमा फ्रॉम IANS। एक सवाल। नॉट ऑन वेस्ट बंगाल। नो, नॉट ऑन वेस्ट बंगाल। 2 राज्यों में, एक में हार एक में जीत। एक में ईवीएम ने जिता दिया तो दूसरे में हरा दिया। तो गठबंधन एक जगह जीत गई, दूसरी जगह क्यों हार गई? तो आपसी ये जो निजी सीट शेयरिंग को लेके प्रॉब्लम थी, ये अगर सुलझा लेती तो कांग्रेस ने हरियाणा से क्यों सीख नहीं ली? जवाब दिया पहले। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि यही आर्गुमेंट इस्तेमाल की जाती है भाजपा द्वारा। अरे आप झारखंड में जीत गए फिर भी बोल रहे हैं चुनावी प्रक्रिया पर। जी हां, फिर भी बोल रहे हैं। झारखंड में जीतने के बाद भी बोल रहे हैं। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलती है वहां हम जीत के दिखाते हैं। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा को लगता है अगर दे दी तो उनका और उनके नगर सेठ का भारी नुकसान हो जाएगा, वहां वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद मीडिया में ऐसी थ्योरीज डाली जाती हैं कि साहब उनमें ना आपस में समन्वय नहीं था, उनमें सीट शेयरिंग। आपको मालूम है, आप तो बंबई आई होंगी चुनाव में, मुंबई में आई होंगी, आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स और होर्डिंग्स से अमित शाह गायब थे। पूछा आपने कि समन्वय क्यों नहीं था? आपस में पार्टी के भीतर समन्वय नहीं था। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे गठबंधन में समन्वय नहीं था। पवन, एक सवाल इधर है। एक रिपीटेडली दीज क्वेश्चंस ओके सर, झारखंड में जीत की आपको सबसे पहले तो बधाइयाँ। सरकार में अब आप लोग किस तरह का योगदान चाहेंगे जीएमएम के साथ, क्योंकि आप लोग ने भी 50 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया था, मोर देन हाफ आप लोग जीते हैं। सो अब आप लोग का आगे की क्या रणनीति है झारखंड के लिए? सर, ये गठबंधन होता है और गठबंधन का एक धर्म होता है। गठबंधन के धर्म में जो भी दोनों पार्टी आपस में तय करती हैं, दो नहीं वहाँ और भी हैं हमारे गठबंधन के सदस्य, वही होगा। उसमें हम यहाँ बैठकर खुद ही सब कुछ बोल दें, गलत होगा। वो गठबंधन के धर्म के विपरीत होगा। Yeah, what I was asking, that repeatedly these questions are coming on what you're doing on EVMs, because we don't see a single dharna, pradarshan, protest, chakka jam by the Congress party, but we do hear you sitting on this platform and telling us what a raw deal you have had. So beyond that, no. And have the alliance parties of India Alliance ever discussed this issue of EVM? And where is the report of the Haryana defeat that we were told you never accepted the Haryana defeat? There is no review, no report, nothing that you could, we say that this is what happened. So, we are repeatedly being told things again and again without my question is that the party beyond a point has, except for mouthing certain platitudes, has not said anything. No, I said, why are you not doing dharna, pradarshan, etc.? So I'll respond to the first part of the question, and the second part, Mr. Jairam Ramesh will. Observations, no. So, in the long struggle for independence, nobody expected that by one Quit India movement we'll get independence. It was a series of various steps that were taken, various layers of Andolan that we had done as a party, as a movement. Any such challenge cannot be met by one dharna, one pradarshan, one press conference, one resolution or one appeal to the election commission. It's a series of steps. We have to build a consensus amongst our own alliances. We have to create a consensus amongst the media first of all. How many stories, I can also turn around and ask you, how many stories have you all done investigating EVM? Some of you have done, independent journalists, I keep reading them.
So these are efforts that need to be done together, jointly. We are all stakeholders in a democracy. We are not the only ones, you are not the only ones. All of us owe it to the democracy. Sir, my question is for Pawan Khera, sir. You have mentioned about the Adivasis and the Janjatia. So I, being from a Nagaland, a tribal girl, do this result signal any shift in voter sentiment towards the Congress party? Well, we are yet to analyze seat-wise results, but yes, Jharkhand in particular gives us a lot of hope that the polarizing narrative of the BJP is not working in Jharkhand, and it will not work. Increasingly, you will see it will not work in the rest of the country also. Tribals of India have shown the way to the rest of the country always, and they will show the way again. और कोई सवाल? शुक्रिया।